हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सोल्यूशन चैप्टर से हेनरीज लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे प्रीवियस में 2 वीडियो बना चुका हूं और भी जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ उनको भी वॉच करें, देन उसके बाद में इसे वॉच करें ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो हेनरी रूल है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस भी किया था कि जो हेनरी रूल है वो प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। जो आपका गैस, जब आपका कोई गैस होता है वो लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर का जो रिलेशन है वो हम हेनरीज रूल से देते हैं। तो यहाँ पे जो हेनरी रूल है वो ये कहता है कि जो आपका मास है जितना डिज़ोल्व हो जाता है, मास ऑफ गैस, ठीक है, डिज़ोल्व इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस विद इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। यानी कि जो आपका गैस पर प्रेशर या मीडियम पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो उसका जो रिलेशन है उसे हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं द मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। यानी कि जो गैस पे प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिज़ोल्व होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें या मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। यहाँ पर जो m है वो क्या है, मास ऑफ गैस है। p जो है अप्लाइड प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर, एंड जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया है इसको हम इक्वलिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम के एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो के एच है ये आपका हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट किन किन बेसिस पर है। एक तो इसका जो रूल है, अगर आता है शॉर्ट नोट में या कुछ भी इसके बारे में आता है तो उसको लिख के उसके बाद में आपको मैथमेटिकली से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। दूसरा, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो वो भी, उसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें मास पूछ सकता है, ठीक है, तो अगर मास पूछेगा तो हेनरी कांस्टेंट और प्रेशर आपका गिवन होगा। फिलहाल कहने का मतलब है यहाँ पर 3 क्वांटिटी हैं, एक आपका m है, एक आपका के एच है और एक आपका p है। तीनों में से कोई एक आपका एब्सेंट होता है और कोई 2 आपके दिए जाते हैं, और जो एब्सेंट होता है या जो अननोन होता है उसे हमें कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। अब बात आती है कि यहाँ पर तो हमने मास की बात की है, सॉल्युबिलिटी की बात नहीं की है। तो क्या हम सॉल्युबिलिटी की भी बात कर सकते हैं प्रेशर के साथ में? बिल्कुल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ मास ऑफ गैस की जगह सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquids at particular temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with solution। बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन है जैसा कि यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में केवल इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर मास ऑफ गैस आ गया था, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आ गया। तो देखिए, अगर आपसे पूछता भी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैलकुलेट करिए तो m को आप यहाँ पर m की जगह पर सॉल्युबिलिटी लिखकर डायरेक्टली के एच इंटू पी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उसको सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ मास भी होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस भी ज़्यादा होगा जैसे प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का भी रिलेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि यहाँ जो गैसेस की हम स्टडी कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की स्टडी कर रहे हैं, तो गैसें जो होती हैं, गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं वो कम्प्लीटली प्रेशर नहीं एग्जर्ट करते हैं मीडियम पर या किसी पर भी, वो पार्शियली प्रेशर अप्लाई करते हैं जो भी गैसियस स्टेज में होते हैं सब्सटेंसेस। तो यहाँ जो प्रेशर की बात की जा रही है ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। तो जो डाल्टन थे उन्होंने अपना एक पार्शियल लॉ दिया था, उसमें उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किए थे और उन्होंने ये बोला था कि जो मोल फ्रैक्शन है गैसेस का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें, यहाँ मास की जगह मोल फ्रैक्शन ले लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि जो गैस आप लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं उस गैस के पार्शियल प्रेशर के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। तो जो हेनरी लॉ है एकदम इम्प्रूव्ड हेनरी लॉ आपका यही है,
हालांकि देखिए न्यूमेरिकल जब आपसे पूछे जाते हैं तो कभी कभी इसको भी हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, और कभी कभी हम इसको भी यूज़ करते हैं। तो दोनों बातें हैं। तो आप जो है जब भी स्टडी करें तो कम्प्लीटली स्टडी करें, उसको आधा अधूरा ना करें। जब आपसे हेनरी लॉ पूछा जाए या क्वेश्चन एग्ज़ाम मतलब ये क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको कम्प्लीटली रिटर्न करें। ये नहीं आपने एक दे दिया और बाकी छोड़ दिया, ऐसे ही इसी वजह से ही आपके मार्क्स जो हैं कम हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जो आपका फाइनल इम्प्रूव्ड हेनरी लॉ है वो ये है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि अगर हम मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करें इन कंपैरिजन मास तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जो गैसियस सब्सटेंसेज होते हैं वो प्रेशर नहीं एक्सर्ट करते, पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसमें पूरी तरह से प्रेशर नहीं एक्सर्ट करते। देखिए सॉलिड सब्सटेंसेज जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उनका पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। बट जो आपके लिक्विड एंड गैस हैं उनके केस में हमेशा पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है, पार्शियल वॉल्यूम भी निकालते हैं। ठीक है, गैसियस लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तो इनकी जो रेजिडिटी है या इनकी जो पैकिंग है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ जो फाइनल है आपका ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। यहाँ पर जो x है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं निकालना कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, ठीक है, और फिर मोल्स निकालने के बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन के मोल्स, गैस के मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपान मोलर मास करके निकालेंगे, रेशियो होता है मोल। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें गिवन मास दिया होगा और मोलर मास आप उसमें गैस का नियम अगर मेंशन है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका मोल फ्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, पार्शियल प्रेशर के। यहाँ P लिखा है और यहाँ P का मतलब पार्शियल प्रेशर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रेशर था, ठीक है। तो ये है आपका, अगर इसको हम इक्वलिटी में चेंज करें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हमने K डैश माना है, K डैश अपॉन P है। अगर K डैश को हम हेनरी कांस्टेंट का उल्टा मान लें, यहाँ पर K डैश जो है आपका वो ये होता है आपका 1/KH। KH का मतलब यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट ही है जो हमने ऊपर मेंशन किया है। अब अगर इसको हम फॉर्म करें तो यहाँ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स आएगा। ये आपका फाइनल फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है और इसको याद रखना है। अगर मास से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इससे कैलकुलेट करेंगे और अगर मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इससे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि आपके हेनरी कांस्टेंट से सीधे रिलेटेड होते हैं। तो आइए इनको भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट हमने लिखा हुआ है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट पर्टिकुलर प्रेशर लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो जो हेनरी कांस्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH। यानी कि KH की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक ये रिलेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। इससे न्यूमेरिकली या फिर थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी मिल सकते हैं, एसर्शन रीजन के भी मिल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें इन्वर्सली रिलेशन होता है। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH का मतलब है हेनरी कांस्टेंट, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की लिक्विड्स में क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल नोट है, इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि टेम्परेचर को अगर हम इससे रिलेट करना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर भी वही तो था, यहाँ पर देखिए KH लिखा था, KH क्या था, इन्वर्सली रिलेशन था, रिलेटेड था, और T भी होता है, सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली रिलेटेड T भी होता है। तो यहाँ पर जो KH है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा किसके, T के, टेम्परेचर के। तो यहाँ पर चाहे हम इसको मेंशन किए दे रहे हैं, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। T का मतलब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। और इस रिलेशन को भी आप ध्यान रखें ताकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप फटाफट उसको कर ले जाएं। ठीक है, तो ये आपकी जो 2 पॉइंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं,
इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी रिलेशन आपको पता है तो KH का सीधा रिलेशन है, चाहे आप सॉल्बिलिटी का यहाँ पर KH रखिए या फिर यहाँ पर T कर दीजिए, दोनों एक बातें हैं। दूसरा जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है, द सॉल्बिलिटी ऑफ O2 इन वाटर। अभी देखिए जो क्वेश्चन एक किया जाता है आपसे कि जो फिशेस होती हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन वार्म वाटर। तो उसका रीज़न क्या है? देखिए जो ऊपर अभी हमने यहाँ पे पॉइंट एक लिखा है, यहाँ पर चाहें तो KH या यहाँ पे T भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये KH जो है आपका वो क्या है, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्बिलिटी गैस की डिक्रीज़ हो जाती है, तो जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो जो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको ब्रीदिंग के थ्रू अपने अंदर ले जाते हैं, उसी से वो ब्रीदिंग करते हैं। तो जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो O2 जो है डाई ऑक्सीजन, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में, यानी कि वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगी लो टेम्परेचर पर। बट जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन वार्म वाटर, क्योंकि वार्म वाटर जब होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें O2 की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक रीजनल टाइप का एक क्वेश्चन भी बनता है इस नोट पे। तो ये जो नोटेबल पॉइंट है देख लेते हैं इसको। द सॉल्बिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज इंक्रीजेज एज टेम्परेचर डिक्रीजेज। मतलब ये जो O2 की सॉल्बिलिटी है, या O2 हो कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, सभी का जो सॉल्बिलिटी है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है इसका मतलब कोल्डनेस है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एक्वाटिक स्पीसीज या एक्वाटिक एनिमल्स, एक ही बात है, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर दैन वार्म वाटर। तो ये क्वेश्चन आपसे किया भी जा सकता है, और आई थिंक ये जो आपका नोटेबल पॉइंट है ये पूरा आंसर ही है एक रीजनल टाइप का क्वेश्चन का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 नोटेबल पॉइंट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हैं और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हैं। तो इनको दोनों के व्यू से इंपॉर्टेंट समझते हुए इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। बाकी हेनरी जो रूल है उस पर न्यूमेरिकल्स या छोटे छोटे KH पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है। बट यहाँ जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़रूर आने वाली हैं, या बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। लास्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। देखिए एप्लीकेशन इसका क्या है, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसमें जो CO2 डिज़ोल्व होती है उसको हाई प्रेशर पर उसमें डिज़ोल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे ही CO2 क्या होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और लो टेम्परेचर रखा जाता है, उसको ठंडा किया जाता है ताकि उसकी जो CO2 है कहीं बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है उसमें मैंने मेंशन किए हैं 4 एप्लीकेशन हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनमें CO2 डिज़ोल्व होती है लिक्विड फॉर्म में, तो वहाँ पर हेनरी रूल का यूज़ किया जाता है। दूसरा है इन डीप सी डाइविंग, स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनके पास जो सिलेंडर होता है ब्रीदिंग के लिए उसमें हाई प्रेशराइज्ड O2 गैस होती है हीलियम के साथ में। ठीक है, ताकि जब नीचे जाएं, जब प्रेशर कम हो जाता है या मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, तो हाई प्रेशर की वजह से जो O2 है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में डिज़ोल्व होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिलीफ देगी या फिर ब्रीदिंग में हेल्प करती है। तीसरा आपका है एट हाई एल्टीट्यूड्स, जब ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है ब्रीदिंग में। तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए। लास्ट है आपका इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में क्या होता है, कभी कभी चोट लग जाती है, जब एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो वहाँ पर भी हाई प्रेशराइज्ड जो ऑक्सीजनेटेड सिलेंडर हैं उनका यूज़ किया जाता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा O2 मिल सके और उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी एनर्जी जनरेट कर पाए, ताकि पेन्स जो है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल पाए। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इन पे भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको ध्यान रखना है। बाकी ये जो आपका ऊपर जो डिटेल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका एक न्यूमेरिकल है जो कि हेनरी रूल्स पर ही बेस्ड है। तो इसमें देखिए क्या निकालना है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं केयरफुली। इफ़ नाइट्रोजन गैस बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिज़ोल्व
in 1 liter of water, assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar. The kH value for N2 at 293 Kelvin is 76.48 केल्विन बार। ये आपको दिया है। ये जो KH की वैल्यू वो भी आपकी गिवन है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मिली मोल्स पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है किसके, नाइट्रोजन गैस के। तो इसमें हमें मोल फ्रैक्शन और प्रेशर वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मोल फ्रैक्शन का प्रेशर से रिलेशन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है XN2 जो है आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और PN2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है। यहाँ पर दोनों को मेंशन किए दे रहे हैं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है। और KH आपका हेनरी कांस्टेंट है। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो एक आपका मोल फ्रैक्शन जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं XN2 इज इक्वल टू PN2 जो है, जो प्रेशर, जो आपका प्रेशर है वो दिया है 0.987 अपॉन जो इसकी वैल्यू है 76.48। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1.29 इंटू 10⁴, ठीक है। ये आपका आया है मोल फ्रैक्शन इसका। अब हमें क्या करना है, देखिए जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, देखिए N2 को O2 में वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी कि जो सोल्यूशन है वो N2N वाटर का है। तो यहाँ पर हम दोनों के मोल्स को मान लेते हैं कुछ। लेट N1 and N2 are the number of moles of N2 and water, ठीक है। अगर दोनों के मोल्स इतने इतने हैं तो एक चीज़ ये यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा XN2 वो क्या बनेगा, आपको N2 का ही मोल्स निकालना है। यहाँ हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। देखिए N1 तो ठीक है, N1 आपको निकालना है। N2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जो मोलैरिटी होती है, तो जो वाटर की मोलैरिटी है 1 लीटर, इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ वाटर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये होता है 55.55 करके होता है। तो यहाँ पर हम केवल 55.5 ही ले रहे हैं, इतना m होता है। तो अगर ये चीज़ आपकी इतना m है तो उसका मतलब क्या है, i.e. जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है 1000 लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1000 ml ऑफ वाटर। और यहाँ भी कुछ आपका लीटर में ही दिया हुआ है, 1 लीटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो इसका जो 1000 ml है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, इज़ 55.5 मोल्स। तो देखिए जब ये 55.5 मोल्स आया है इसका मतलब क्या है, देखिए N1 आपको निकालना है, बट N2 आपको पता चल गया। N2 कितना हो जाएगा, 55.5। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए XN2 भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के लाएंगे 1.29 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस 55.5। देखिए ये जो वैल्यू है N1 प्लस 55.5 ये बहुत ही कम है। क्यों, इसकी जो वैल्यू है इसके कंपैरिजन बहुत कम है। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस N1 इज लेस देन
एंड लेस देन 55.5। तो जब ऐसा होता है तो N1 प्लस 55.5 कितना लिखा जाता है? N1 प्लस 55.5 को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लेते हैं? 55.5। यहाँ इसको रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी N1 अपॉन 55.5 और इधर आपका जो ये मोल फ्रैक्शन निकाला था आपने ऊपर, ये वही रहेगा। यहाँ से N1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो N1 की वैल्यू आपकी आ रही है 7.16 इंटू 10⁴। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख लें या अगर दूसरा कोई तरीका है मिली मोल में, आप ऊपर से आपसे मिली मोल में पूछ रहा है तो मिली मोल में पूछ रहा है तो यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 1, या इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इस तरह से कर सकते हैं इसको, 7.16 इंटू 10⁻⁴ है ये। ठीक है, एक मिनट -4 आएगा, -4 आएगा। और अगर इसमें हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? मिली मोल हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.716 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻1 मिलीमोल। ठीक है, और आगे जाएंगे तो लिख सकते हैं 0.716 मिलीमोल। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका इतना टफ नहीं है, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपकी ये N1 वैल्यू है ये 55.55 से बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बट यहाँ देखिए डबल डिजिट में है, वो भी 50+ है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है इसमें आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो N1 जो है आपका ये क्या है? यहाँ पे इधर मेंशन कर सकते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है, N1 इज इक्वल टू 0.716 इंटू 0.716 मिलीमोल। ये आपका आ गया आंसर, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आपका कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस हैं जिन पे कभी कभार 1-2 क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो सॉलिड, देखिए सॉलिड स्टेट हमने अभी प्रीवियस जो चैप्टर है उसको हमने डिस्कस किया, उसके सारे वीडियोस टॉपिक वाइज हमने क्लियर किए हैं। तो वहाँ से ही थोड़ा सा रिलेटेड भी है ये। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके सॉलिड सॉल्यूशंस में। होता क्या है, जो आपका सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड होता है, सॉल्यूट भी सॉलिड होता है। जैसे आपके एलॉयज होते हैं, उसमें 2 आपके मेटल्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं होमोजीनियसली, तो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब उसकी क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे 2 आपके सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो सब्सटीट्यूशनल होता है या फिर इंटरस्टिशियल होता है। सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन जो है आपके ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन हैं जिनमें कुछ आपके एटम्स हैं, जो आपके कुछ एटॉमिक साइट्स जो हैं वो, या लैटिस साइट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं दूसरे एटम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो सॉलिड्स इन विच एटम्स molecules or ions of one substances takes place of particles of another substances in a crystal lattice are called, यानी कि जो आपके जो एटम्स हैं वो दूसरे एटम से क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं वो आपके दूसरे टाइप के एटम्स हैं। ठीक है, और ये जो आपका है ब्लैक टाइप का, ये आपका दूसरे टाइप का एटम है। तो यहाँ पर ये जो मेंशन कर रखे हैं हमने, इनको भी थोड़ा मेंशन कर देते हैं। देखिए ये जो आपके हैं एटम्स जिनको हमने ब्लैक शेड किया है, और एक जो आपका एटम है उसको हमने रेड शेड किया हुआ है। तो जो आपके रेड शेडेड हैं
उनको क्या बोलेंगे, और जो ब्लैक शेडेड हैं उनको क्या बोलेंगे। देखिए ब्लैक शेडेड जो है ये आपके सॉल्वेंट हैं, ठीक है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। और ये जो आपके हैं ये किसके हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें भी अप्लाई होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स के, ब्रैस मेटल है, ब्रॉन्ज मेटल है, और जिंक सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड का जो मिक्सचर होता है उसमें आपके कुछ कैडमियम जो है जिंक की पोजीशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन बनाता है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे। इस क्लास को आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम से ही समझ पाएंगे, ठीक है, डेफिनेशन से भी क्लियर होगा, बट डायग्राम अगर आपके दिमाग में रहता है, उसकी फोटो अगर आपके माइंड में रहती है तो आई थिंक बहुत ईजी होगा। दूसरा जो है आपका वो इंटरस्टियल सॉलिड सोल्यूशन है। इंटरस्टियल का मतलब है कुछ आपके एटम्स ऐसे हों जो साइज में छोटे हों और इंटरस्टियल पोजीशन को कवर कर लेते हों। दो सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन काइंड इनटू वॉइड्स, ठीक है, और इंटरस्टियल साइड्स इन द लैटिस ऑफ एटम ऑफ अनदर सब्सटेंसेस। यानी कि देखिए यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आपको सब सर्किल दिख रहे हैं शेडेड, वो आपका पूरा सब्सटेंस है। हमने क्या किया है, इसमें जो रेड शेडेड हैं उनको इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए जो इंट्रोडक्शन हुआ है रेड शेडेड एटम्स का, वो कहाँ पर हुआ है, ये जो एटम्स है, जो लैटिस है, उसके बीच में जो इंटरस्टियल साइड है, जैसे ये आपकी साइड है, ये साइड है, ये साइड है, बीच में जो खाली जगह है इसको हम इंटरस्टियल साइड बोलते हैं, यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एटम है ये क्या है, ये दूसरे उसका है, किसका है, ये सॉल्यूट का है। और जो ब्लैक वाले हैं वो सारे के सारे आपके सॉल्वेंट के। तो यहाँ पर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों हैं, ठीक है। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर हैं, इंटरस्टियल साइड पर हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि वाइड्स में है। सॉलिड स्टेट में बताया था वाइड्स या इंटरस्टियल साइड एक ही बात होती है। तो यहाँ पर जब ये इंटरस्टियल साइड को कवर करेंगे तो इस केस में जो आपका सॉलिड सोल्यूशन होगा उसे बोलेंगे इंटरस्टियल सॉलिड सोल्यूशन। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, टंगस्टन कार्बाइड है, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पर पैलेडियम प्लस प्लैटिनम, इन दोनों का भी मिक्सचर जो है वो भी आपका क्या होता है, सॉलिड सोल्यूशन बनाता है। किस टाइप का, इंटरस्टियल सॉलिड सोल्यूशन बनाता है। तो देखिए यहाँ पर फिगर इंपॉर्टेंट हैं, फिगर से हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस या असर्शन रीजन में आपसे पूछ लिए जाएं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपकी वर्कशीट है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली लिसन एंड वॉच करें।